तीसरी बारिश की रात छत पर पूरा परिवार भीगते हुए खाना खा रहा है। इस बार सुधा आंटी और भी पड़ोसियों को बुलाकर लाई है। वर्मा जी शर्त लगा रहे हैं कि कितनी देर तक ये तमाशा चलेगा। अनीता का धैर्य अंतिम सीमा पर पहुंच गया है। अब बस बहुत हो गया। तीसरी बार यही नाटक क्यों? पूरा मोहल्ला हमें पागल समझता है। अनीता, तुम्हें नहीं पता पापा जी कितनी तकलीफ में है। अरे सुमित्रा बेटी, तू कब आई? और रेखा, तू तो मेरी छोटी बहन है ना? बहुत दिनों के बाद घर आई है। ये कहानी शुरू होती है 2 हफ्ते पहले से, जब अनीता की शादी हुई थी। अनीता की शादी के तीसरे दिन की सुबह का समय। रसोई में अनीता सावित्री से खाना बनाना सीख रही थी। संजय अपनी नए जॉब की वजह से पहले ही ऑफिस चला गया था। अनीता बेटी, यहाँ के तरीके थोड़े अलग हैं। धीरे धीरे सब समझ जाओगी। हमारे घर में कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं माँ जी? मैं सब सीखना चाहती हूँ। तभी रेखा अपने कमरे से निकलकर रसोई में आई। पिछले 2 सालों से वो इस घर की मुसीबतों को अकेले झेल रही थी। अनीता, मैं तुम्हारी जेठानी रेखा हूँ। यहाँ रहने में थोड़ा समय लगेगा समझने में। कुछ चीजें अलग हैं। अचानक श्यामलाल अपने कमरे से निकलकर रसोई में आए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रेखा बेटी, आज बादल घिर रहे हैं। मुझे लगता है बारिश आएगी। तैयारी कर लेना। जी पापा जी, मैं देख लूंगी। शाम को संजय ऑफिस से घर आया। रात के खाने के बाद परिवार सो गया। सब गहरी नींद में थे। अचानक रात के 1 बजे श्यामलाल के कमरे से आवाज आई। अरे उठो सब लोग, आज छत पर खाना खाएंगे। बारिश में खाने का अलग ही मजा होता है। अनीता और संजय घबराकर अपने बिस्तर से उठे। सावित्री और रेखा भी तुरंत अपने कमरों से दौड़ कर आईं। श्यामलाल की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर जाग गया। इतनी रात को और इस तेज बारिश में छत पर? पापा जी, रात के 1 बजे हैं, सब सो रहे हैं। चलो अनीता, जल्दी खाना गर्म करते हैं। संजय, बहस मत करो। हाँ बेटा, जो कहते हैं वही करना पड़ता है। पूरा परिवार छत में एक कोने में बने छोटे शेड के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। बारिश की छींटें सबको भिगो रही थी। पड़ोसियों के घरों की रोशनी जल गई। अरे भाई सावित्री जी, क्या बात है? रात के समय रूफटॉप पार्टी? लगता है कोई सेलिब्रेशन है। हमें भी बुलाना चाहिए था ना। अनीता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। संजय गुस्से में तन गया। ये सब क्यों करना पड़ता है? सारे पड़ोसी देख रहे हैं। पापा जी, ये क्या मजाक है? पूरा मोहल्ला जग गया है। मजाक? तुम मुझसे बहस कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसके बाद श्यामलाल ने 2 दिन संजय से बात नहीं की। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। 1 हफ्ते बाद फिर से बारिश का दिन आया। अब तक पड़ोसी इंतजार करने लगे थे कि कहीं फिर से वही तमाशा हो। रात के 12:30 बजे श्यामलाल फिर से सबको जगाने लगे। आज फिर छत पर पार्टी करेंगे। अरे जल्दी करो, बारिश इंतजार नहीं करती। इस बार पड़ोसी पहले से तैयार थे। सुधा आंटी ने अपनी सहेलियों को फोन कर दिया था। हेलो, अरे सुनीता जल्दी आजा, इनका शो शुरू हो गया है। अरे आज तो पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा, फ्री का सर्कस। अनीता और रेखा परेशानी से एक दूसरे को देखने लगी। संजय इस बार चुप रहा क्योंकि वो पिछली बार के गुस्से से डर गया था। जेठानी जी, ये दूसरी बार हो रहा है। कोई तो वजह होगी। तुम अभी नई हो अनीता, मैं 2 साल से ये सब देख रही हूँ। धीरे धीरे समझ जाओगी। दूसरी बार भी वही नजारा हुआ। छत पर बारिश में खाना, लेकिन इस बार श्यामलाल ने कुछ अजीब बातें कही। रेखा बेटी, नहीं नहीं, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। कब आई तुम?
जी पापा जी, मैं रेखा हूँ। और तुम कौन हो बेटी? चेहरा तो जाना पहचाना लगता है। अनीता और रेखा दोनों को समझ आने लगा कि श्यामलाल को कुछ हो रहा है, लेकिन संजय और सावित्री अभी भी इसे इग्नोर कर रहे थे। तीसरी बारिश की रात आई। इस बार सुधा आंटी और भी पड़ोसियों को बुलाकर लाई है। वर्मा जी शर्त लगा रहे हैं कि कितनी देर तक ये तमाशा चलेगा। अनीता का धैर्य अंतिम सीमा पर है। आओ बहनों, आज तो पूरा शो है, देखना अभी छत पर डांस भी शुरू हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आज कम से कम 1 घंटा चलेगा ये नाटक। किसी की शर्त है? ये सब सुनकर अनीता का धैर्य टूट गया। अब बस बहुत हो गया। तीसरी बार यही नाटक क्यों? पूरा मोहल्ला हमें पागल समझता है। अनीता, तुम्हें नहीं पता पापा जी कितनी तकलीफ में है, वे सब भूल जाते हैं। अरे सुमित्रा बेटी, तू कब आई? और रेखा, तू तो मेरी छोटी बहन है ना, बहुत दिनों के बाद घर आई। ये सुनकर संजय को भी समझ आ गया कि पिताजी को कुछ तो गंभीर समस्या है। सावित्री टूट गई। मैं 2 साल से ये सब देख रही हूँ। कल रात वे मुझे अपनी माँ समझ रहे थे, उनकी बीवी से उनकी माँ बन गई। डरती हूँ कि कहीं वे मुझे भी ना भूल जाए। अब सबको सच्चाई का एहसास हुआ। जेठानी जी, पापा जी को कुछ हो रहा है। वे मुझे किसी और का नाम ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अनीता, मैं 2 साल से ये सब देख रही हूँ। रात भर जागती हूँ। कल वे मुझे अपनी माँ कहकर बुला रहे थे। माँ जी, मैंने अपने पापा जी को टोका था। वे मुझे पहचानते भी नहीं कभी कभी। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। अब परिवार ने फैसला किया कि छुपाने से कुछ नहीं होगा। माँ जी, मुझे अपने पापा जी वापस चाहिए, जैसे भी हैं। लेकिन हमारे पापा जी हैं, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक बार संजय ने पापा जी को टोका था तो वे इतना गुस्सा हुए कि 2 दिन किसी से बात नहीं की। तब से सब डरकर उनकी हर बात मान लेते हैं। लेकिन अब समझ आया है कि वे बीमार हैं। माँ जी, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन पापा जी को तकलीफ है, ये तो दिख रहा है। हमें कुछ करना चाहिए माँ जी। अगले दिन सुबह संजय, अनीता और रेखा मिलकर सावित्री को समझाने का फैसला करते हैं। माँ जी, अब हम सब मिलकर पापा जी का ख्याल रखेंगे। चाहे वे हमें भूल भी जाएं, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन पापा जी अकेले नहीं हैं। हम सब हैं ना। हम सब मिलकर पापा का ख्याल रखेंगे। चाहे वे हमें भूल भी जाएं, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अब हम सब मिलकर इलाज कराएंगे। मैं डरना बंद करूंगी। 3 दिन बाद पूरा परिवार डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा था। संजय ने इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ली थी। सबके चेहरे पर चिंता और उम्मीद का मिला जुला भाव था। देखिए, ये कोई शर्म की बात नहीं है। बुढ़ापे में ये समस्या आम है। सही इलाज से बहुत सुधार हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या पापा जी ठीक हो जाएंगे? क्या वे हमें फिर से पहचानेंगे? डॉक्टर साहब, मेरे पति मुझे कभी माँ कहते हैं, कभी बहन। क्या वे मुझे फिर से अपनी सावित्री कहकर बुलाएंगे? बहन जी, समय लगेगा, लेकिन आप सबका प्यार और धैर्य ही सबसे बड़ी दवा है। उम्मीद रखिए। 2 महीने बाद की स्थिति। श्यामलाल की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कभी कभी भ्रम होता है। पड़ोसी भी अब परिवार की मदद करने लगे हैं। पापा जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? संजय बेटा, कभी कभी सब कुछ धुंधला लगता है। तुम मेरे बेटे हो ना? अनीता बेटी, रेखा बेटी, अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है। वर्मा जी और सुधा आंटी शर्मिंदगी से माफी मांगने आते हैं। संजय भाई, हमसे बहुत गलत हुआ। श्यामलाल जी की तकलीफ का मजाक उड़ाया।
अब समझ में आया कि हम कितने गलत थे। सावित्री जी, हमसे बहुत बुरा हुआ। अब हम भी अपने घर के बुजुर्गों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। कोई बात नहीं आंटी जी, सब ठीक है। हमने भी सीखा है कि मुश्किल वक्त में परिवार का साथ कितना जरूरी होता है। सच कहा अनीता, अब हमारी फैमिली पहले से ज्यादा एकजुट हो गई है। डर तो अभी भी लगता है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। अब लगता है पापा जी थोड़ा ठीक हैं। कभी कभी अभी भी रात को बारिश में जाना चाहते हैं, लेकिन अब सब समझते हैं। अब परिवार में उम्मीद और प्यार का माहौल है। श्यामलाल को सही इलाज मिल रहा है। हालांकि कभी कभी वे अभी भी भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन अब परिवार इसे बीमारी समझकर धैर्य से संभालता है। अनीता ने सीखा है कि प्यार में डर नहीं, हिम्मत होनी चाहिए। मुझे छोड़ दो, तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे इस पागल से शादी नहीं करनी। ऐसे कैसे नहीं करेगी? तेरा बाप भी करेगा। इसके हाथ पैर बांध दो। आखिर ये औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म क्यों कर रही थी और शादीशुदा होते हुए भी उसकी शादी क्यों करवाई जा रही थी? आइए इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। कुमकुम अपने पेरेंट्स की पसंद से अविनाश से शादी कर लेती है और शादी कर अविनाश के साथ अपने ससुराल आकर पूरी जिम्मेदारियां और घर अच्छे से संभालती है। लेकिन अविनाश ने उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, क्योंकि अविनाश के हाथ कुमकुम के बॉयफ्रेंड के लेटर लग गए थे, जिसके बाद वो उसे पसंद नहीं करता था। थोड़े दिन तक तो वो कुमकुम के साथ रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो घर छोड़कर चला जाता है और एक दूसरी लड़की नीतू को पसंद करके उसके साथ घूमने फिरने लगता है। एक दिन दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद अविनाश बोलता है, मैं तुम्हें शादी करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये हुई ना बात। तो हम शादी कब कर रहे हैं? अरे मैं तो अभी के अभी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी सौतन को घर से रफा दफा करना होगा। यार ये कैसे कर सकता हूँ? तो हम ही कहीं चलते हैं। हम कहीं बाहर भी नहीं रह सकते इतना बड़ा घर छोड़कर। ऐसा करते हैं, कुछ समय उसको साथ रखेंगे, फिर घर से निकाल देंगे। इस फैसले के बाद दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और अविनाश उसके साथ घर वापस आ जाता है, जहां कुमकुम उन दोनों को शादी के जोड़े में साथ देखकर बेहोश हो जाती है। तभी नीतू बोलती है, ये क्या? ऐसे कौन स्वागत करता है? आरती की थाली लेकर स्वागत करना चाहिए था ना, पर ये तो बेहोश हो गई। चलो चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम इसे क्या देख रहे हो? अपने आप होश आ जाएगा इसे। तुम चलो। नीतू अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और कुछ देर आराम करने के बाद वो कुमकुम का सारा सामान कमरे से बाहर निकाल कर रख देती है और पानी का ग्लास भरकर कुमकुम के ऊपर डाल देती है। और जैसे ही कुमकुम को होश आता है, वो गुस्से में बोलती है, मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने? बेहोश थी, तुझे होश में लाने के लिए पानी डाला। अब भाषण कम दे और जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना। तू होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली? मैं क्यों तेरा काम करूं? निकल अभी के अभी मेरे घर से। क्यों निकल? ये घर तेरे बाप ने दहेज में दिया था। मैं क्यों निकलूं? तू निकल। मेरे बाप पर जाती है। रुक, अभी बताती हूँ। मुझ पर हाथ उठाएगी? 2 कौड़ी की औरत, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अभी अभी इधर आओ। अविनाश नीतू की आवाज सुनकर बाहर आकर बोलता है, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? इसने मुझे मारने की कोशिश की। पहले दिन ही इसने मुझ पर हाथ उठाया। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत? अभी बताता हूँ। रहना है ना तो तरीके से रह इस घर में, वरना निकल। मत मारो मुझे, छोड़ दो। मेरे होते हुए आप दूसरी पत्नी ले आए। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुझसे क्या गलती हुई जो तुम मुझे ये सजा दे रहे हो? तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता था कि शादी से पहले तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी था और तुम्हारे बीच क्या क्या था? सीधी सी बात, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। इतना बोलकर अविनाश चला जाता है। उसको जाता देखकर कुमकुम बोलती है, रुक जाओ अविनाश, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अब मजा आया ना मुझसे पंगे लेने का तुझे? अब लेगी पंगे? ये मेरे पति है, अब समझी? अब जाके फटाफट से मेरे लिए चाय बना कर ला। किसी की नौकरानी नहीं हूँ मैं। इस घर में इज्जत के साथ शादी करके आई थी। लगता है मैडम की जुबान को ज्यादा ही लंबी है।
कोई नहीं, ये जुबान भी जल्दी कट जाएगी। और अविनाश के साथ मिलकर जबरदस्ती कुमकुम को रस्सी से बांध देती है और उसका मुंह पकड़कर उसके मुंह में मिर्ची डाल देती है, जिसके कारण कुमकुम का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बेचारी कुमकुम को अपनी सौतन का ऐसा ही अत्याचार सहना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन बंदी बनी हुई कुमकुम के पास नीतू आकर बोलती है, अगर तूने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो सोच लेना उसका अंजाम कितना बुरा होगा। ना तो घर की रहेगी ना घाट की। नीतू कुमकुम को लात मार कर चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता गया और नीतू उस पर अत्याचार करती रही ताकि वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। और उनसे परेशान होकर कुमकुम भी घर से भागना चाहती थी और एक दिन वो मौका देखकर घर से भाग निकलती है, जिसके बाद अविनाश उसे कमरे में बंधा ना पाकर बोलता है, कुमकुम कहाँ है? वो उस दूसरे कमरे में नहीं है, तुमने देखा कहीं? दिख नहीं रही वो। अच्छा ही तो है खुद चली गई। मैं तो चाहती थी कि वो नागिन घर छोड़ के भाग जाए। तुम पागल हो, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर उसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो हमें सजा हो जाएगी। अविनाश कुमकुम को ढूंढता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है और उसका शक सही निकलता है। वो पुलिस स्टेशन में ही होती है। वहाँ जाकर वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वापस ले जाता हुआ कहता है, माफ करना सर, ये थोड़ी दिमाग से पागल है और इस वजह से यहाँ आ गई और खुद को पागल नहीं समझती है। इसका पति भी पागल है, इसीलिए हमने इनको संभाला हुआ है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, यही मेरा पति है। अब मुझे ही अपना पति बता रही है, देखिए। पुलिस को अपने झूठ में फंसाकर अविनाश कुमकुम को घर ले आता है और नीतू को बोलता है, इसका ध्यान रखना, अब पुलिस स्टेशन पहुंची हुई थी, मरवा देती आज तो। इसको ले जाकर अच्छे से बांध दो, दोबारा बाहर जाने की हिम्मत ना करे। अविनाश और नीतू कुमकुम को मार मार कर उससे घर का सारा काम करवाते और मजबूरन कुमकुम को भी घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन अविनाश और नीतू साथ बैठे होते हैं और नीतू सोच में पड़ी होती है। तभी उसको देखते हुए अविनाश बोलता है, अब क्या सोचने लगी तुम? मेरे पास एक आइडिया है इससे छुटकारा पाने के लिए। क्यों ना हम इसका सौदा कर दें? सौदा? वो कैसे? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा कजन है जो पागल है, हम इसकी शादी उससे करवा देते हैं। तो ऐसे भी इससे छुटकारा पाने का इससे बढ़िया आइडिया और कोई हो ही नहीं सकता। वैसे बेबी तुम हो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन बहुत देर में आइडिया दिया तुमने। मैं अपने कजन की फैमिली से बात करके कल ही शादी की तैयारियां करवाती हूँ। नीतू सौदे की सारी बात कर लेती है। अगले दिन अविनाश और नीतू कुमकुम के पास जाते हैं और उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी कुमकुम बोलती है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी, तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। चुप हो जा, अगर बाहर चिल्लाने की कोशिश करी ना तो हम तेरे माँ बाप को तेरे लव लेटर्स दिखा देंगे और फिर उनका सर तो खुद ही शर्म से झुक जाएगा। हमारे पास प्रूफ है, इसलिए जैसा हम बोलते हैं ना वैसा कर। अविनाश और नीतू कुमकुम को गाड़ी में बैठाकर उस पागल के घर ले आते हैं और जबरदस्ती उस पागल से शादी करवाने लगते हैं। तभी नीतू पागल से बोलती है, अबे ओ चल जल्दी से शेरवानी पहन कर, आज तेरी शादी है। आज मेरी शादी है, मैं दूल्हा बनूंगा, यह मेरी दुल्हन है, मैं अभी आता हूँ। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे इस पागल से शादी नहीं करनी। ऐसे कैसे नहीं करेगी? शादी तो तेरा बाप भी करेगा। हाथ पैर बांधो इसकी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नीतू कुमकुम को मारते हुए अविनाश के साथ मिलकर कुमकुम की शादी पागल से करवाती है, जिसके बाद कुमकुम की अच्छी खासी जिंदगी तबाह हो जाती है और नीतू भी अपनी सौतन का सौदा करके उससे छुटकारा पा लेती है। राकेश एक बहुत ही गरीब आदमी था जो अपनी पत्नी रानी के साथ संगमपुर गांव में रहा करता था। राकेश गरीब जरूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिससे लोग उसकी गरीबी को भूलकर उसकी कामयाबी की तारीफ करें। राकेश को रेडियो सुनने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि जैसे लोग रेडियो आरजे की आवाज के दीवाने हैं, उनके फैन हैं, ऐसे ही लोग उसकी आवाज के भी फैन हों। ऐसे ही एक दिन वो अपने रेडियो को कंधे पर रखकर उसमें एफएम सुन रहा था। तभी उसकी बीवी रानी उसके पास आकर कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? हम तो आपके इस बाजे से परेशान हो गए हैं।
जब देखो कान पर यही चिपकाए घूमते रहते हैं। कभी कोई और काम भी कर लिया करो। देखिए रानी जी, हम आपसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे दूसरे प्यार पर उंगली उठाएं। आप जानती है ना कि हमें अपने रेडियो से कितना प्यार है। हाँ हाँ जानते हैं, आपको अपने रेडियो से बहुत प्यार है, लेकिन पूरा दिन रेडियो सुनने से तो हम सबका पेट नहीं भरेगा ना। उसके लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा ना। आप क्या सोचती हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं? अरे हम रेडियो सुनकर भी बहुत काम करते हैं। आखिर में हमें भी तो आरजे सर की तरह इस रेडियो में काम करना है, इसीलिए हम इनके बोले हुए हर शब्द को बड़े बारीकी से सुनते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, औकात से बड़े सपने मत देखिए। सपने अपनी हैसियत के हिसाब से देखने चाहिए, ताकि उन्हें हम पूरा कर सके। आपको क्या लगता है कि हम आरजे सर की तरह नहीं बोल सकते हैं, ताकि लोग हमें भी पसंद करें? तुम नहीं चाहती हमारी भी आवाज के लाखों फैन हो? हम कामयाब होंगे तो आपको खुशी नहीं होगी? आज तो आपने हमारी हिम्मत ही तोड़ दी। जो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, उन्हें देखने का क्या फायदा। अब आप अपना ये रेडियो रखिए और कुछ पैसे और राशन का इंतजाम करिए। राशन खत्म होने वाला है। हाँ ठीक है, हमें करना है हम कर लेंगे, लेकिन आज हमारी एक बात सुन लो। सपने अमीरी गरीबी नहीं देखते हैं, वो तो बस उन्हीं आंखों को देखते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने की चाह हो। आपका रेडियो सुनने का भूत उतर जाए तो हाथ मुंह धोकर चाय पी लीजिए, क्योंकि आपके पास हो या ना हो, लेकिन मेरे पास बहुत काम है, इसीलिए मैं तो जा रही हूँ। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन राकेश पर अपनी पत्नी रानी की बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपनी पत्नी के जाते ही फिर से चारपाई पर लेटकर अपने रेडियो को कानों के पास रखकर सुनना शुरू कर देता है। ऐसे ही समय निकलता है और रानी अपने पति राकेश के रेडियो सुनने से बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसे इसके सिवा कुछ नहीं सूझता था। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज रानी बारिश में भीगते हुए घर आती है और अपने पति राकेश को आवाज देकर कई बार बुलाती है, लेकिन रेडियो सुनने के आगे उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी रानी गुस्से में भीगी हुई घर के अंदर आकर कहती है, ये रेडियो है ना जो आपका, ये मेरी सौतन बन गया है। इसके आगे आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। अरे मैं कितनी देर से आवाज दिए जा रही हूँ, आप होके सुनते ही नहीं। रानी जी, पहले आप मेरा रेडियो वापस करिए। उसकी डंडी टूट जाएगी तो नेटवर्क नहीं आएगा, तो हम रेडियो कैसे सुनेंगे? आग लगे आपके इस रेडियो में। अरे कोई इंसान किसी चीज के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है? आपके इस रेडियो को तो आज मैं तोड़ ही दूंगी, तभी आएगी घर में शांति। देखिए रानी जी, आपको जो करना है करिए, लेकिन हमें हमारा रेडियो वापस कर दो, बस और कुछ नहीं। रेडियो चाहिए आपको, लेकिन आज आपको आपका रेडियो सही सलामत नहीं मिलेगा। बहुत हो गया ये गरीब रेडियो का पागलपन। अरे पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में आपके दोस्त ने आपको ये रेडियो दिया था। देखो ऐसा मत करो, हम गरीब लोगों के पास ये रेडियो के सिवा अपना मनोरंजन करने का कोई और साधन भी नहीं है। अगर ये भी खराब हो गया तो हम क्या करेंगे? अच्छा होगा अगर ये खराब हो जाए तो, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। अब आप अपना ध्यान काम पर दो, वैसे ही रेडियो ने आपका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। रानी इतना कहकर रेडियो को गुस्से से जमीन पर पटक कर चली जाती है। यूं ही समय निकलता है। गरीब होने के कारण राकेश अपने टूटे हुए रेडियो को नहीं बनवा पाता। ऐसे ही समय निकलता है और एक दिन राकेश अपने टूटे हुए रेडियो को लेकर बैठा था और उस वक्त उसके बचपन का दोस्त धीरू उससे मिलने उसके घर आता है और उसके हाथों में इतना पुराना रेडियो देखकर कहता है, भाई तूने इतना पुराना रेडियो अभी तक संभाल कर रखा हुआ है? मैंने तो सोचा अब तक तो इसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। भाई ये एक गरीब का रेडियो है, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा, लेकिन लगता है इस बार ये खत्म ही हो गया, क्योंकि इस बार इसे बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तेरा ये रेडियो टूट कैसे गया? तेरी बातों से लग रहा है तू इसे बहुत संभाल कर रखता था। हाँ भाई, संभाल कर ही रखता था, लेकिन इस बार ये रेडियो तेरी भाभी ने तोड़ दिया, क्योंकि मैं पूरे दिन आरजे सर की आवाज सुनता रहता था, कोई काम नहीं करता था इसीलिए। भाई लेकिन ये तो गलत बात है ना, बिना काम किए तू अपना घर कैसे चलाएगा? इस जगह तो भाभी का गुस्सा होना तो सही है। अगर तू पूरे दिन तेज आवाज में सिर्फ आरजे को ही सुनता रहेगा तो बाकी जरूरतें पूरी कैसे होंगी? अपने सपने पूरे करने के लिए किसी को दुखी करना भी ठीक नहीं है ना। लेकिन भाई तू तो जानता है ना कि मेरा सपना है रेडियो स्टेशन पर काम करने का। मैं भी चाहता हूँ आरजे सर की तरह लोग मुझे भी सुने। हाँ मैं जानता हूँ, मैं सोच रहा था कि इतने सालों बाद तुझसे मिलूंगा, ना जाने तू कितना बदल गया होगा, लेकिन तू तो आज भी वैसा ही है। धीरू और राकेश आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रानी वहाँ आती है और धीरू को
अपने घर में बैठे हुए देखकर बहुत खुशी से कहती है। धीरू भैया, आप कब आए? अरे आप तो एक बार गांव छोड़कर क्या गए, दोबारा याद ही नहीं किया। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, बस काम के चक्कर में आने का समय नहीं मिल रहा था। फिर सोचा अब जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तभी गांव लौट कर आऊंगा अपनी माँ को शहर ले जाने। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने आगे बढ़ने का सोचा और आगे बढ़े भी। थोड़ा ज्ञान अपने इस दोस्त को भी दीजिए, इन्हें तो अपने रेडियो से फुर्सत ही नहीं है। कम से कम अब तो ताना मत मारो, अब तो तुमने उसे पटक कर तोड़ भी दिया। बेचारा जितनी तेज आवाज में बजता था उतना ही तुमने उसे शांत कर दिया। एक गरीब का रेडियो तोड़कर आपने ठीक नहीं किया रानी जी। अपने शौक के चलते आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, क्या ये सब ठीक है? अरे बस करिए, आप लोग तो फिर से लड़ना शुरू हो गए। ऐसे आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। क्यों ना आप दोनों भी मेरी माँ और मेरे साथ शहर चलिए, वहीं मैं राकेश की किसी रेडियो स्टेशन पर अच्छी सी नौकरी लगवा दूंगा और आप लोगों के रहने के लिए एक कमरा भी दिलवा दूंगा। इस तरीके से राकेश का भी सपना पूरा हो जाएगा और उसके कमाने से भी आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। सच में तू मुझे रेडियो स्टेशन पर जॉब दिलवाएगा? क्या सच में मेरा रेडियो स्टेशन पर काम करने का सपना पूरा हो जाएगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच कह रहा है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन वादा करो कि तुम पूरी मेहनत से काम करोगे, किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। हाँ भाई, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा और खूब दिल लगाकर काम करूंगा। रेडियो स्टेशन पर काम करने का सपना भी मैंने तेरी वजह से ही देखना शुरू किया और आज इसे पूरा करने का रास्ता भी तू ही दिखा रहा है। मेरे दोस्त, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भैया मैं आपको बता नहीं सकती, आपने हम गरीबों की कितनी मदद की है। आपने जो किया है वो तो कोई अपना भी नहीं करता। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भाई मुझे लगा था कि तू शहर जाकर हमारी दोस्ती भूल जाएगा, लेकिन तूने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद कर रहा है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। राकेश इतना कहकर धीरू को गले से लगा लेता है और अगले दिन सुबह धीरू और उसकी माँ के साथ राकेश और रानी भी शहर के लिए निकलते हैं। जहाँ पहुँचकर धीरू अपनी जान पहचान वाले लोगों से बात करके राकेश की एक लोकल रेडियो स्टेशन पर जॉब लगवाता है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और कमाने खाने लगता है। इस तरह से राकेश का रेडियो स्टेशन पर काम करने का सपना पूरा होता है और उसकी पत्नी रानी की ये शिकायत भी दूर होती है कि उसका पति कोई काम नहीं करता और जिम्मेदारी नहीं उठाता। इसीलिए लोग कहते हैं कि जहाँ चाहा वहीं रहा।